नमस्कार, मैं केसाराम, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान। आज के इस व्याख्यान में हम फ्रांस की व्यवस्थापिका को समझने का प्रयास करेंगे। इस व्याख्यान के माध्यम से हम यह देखेंगे कि फ्रांस की व्यवस्थापिका का गठन किस तरीके से होता है, इसके कितने सदन हैं और दोनों सदनों के सदस्यों का निर्वाचन है वो किस तरीके से होता है और इनका जो कार्यकाल है वो कितना होता है। इन सभी बातों को इस व्याख्यान के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। फ्रांस की व्यवस्थापिका फ्रांस की व्यवस्थापिका को संसद या पार्लियामेंट कहा जाता है, यानी इसका जो नाम है वो है संसद या पार्लियामेंट। फ्रांस की जो व्यवस्थापिका है वह बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, द्विसदनीय व्यवस्थापिका है, जिसका पहला सदन राष्ट्रीय सभा है और दूसरा सदन सीनेट है। राष्ट्रीय सभा नेशनल असेंबली। राष्ट्रीय सभा यह फ्रांस की संसद का प्रथम सदन या लोकप्रिय सदन है जो कि जनता का प्रतिनिधित्व करता है। इसकी सदस्य संख्या वर्तमान में 577 है। राष्ट्रीय सभा के लिए जो निर्वाचन क्षेत्र है फ्रांस में वो एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र है, यानी एक निर्वाचन क्षेत्र से एक सदस्य का ही राष्ट्रीय सभा के लिए निर्वाचन किया जाता है। तो कुल मिलाकर के फ्रांस को राष्ट्रीय सभा के लिए 577 निर्वाचन क्षेत्रों के अंतर्गत विभाजित किया गया है। राष्ट्रीय सभा के सदस्यों का जो निर्वाचन है वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, वयस्क मताधिकार के माध्यम से। फ्रांस में 18 वर्ष की आयु प्राप्त जो नागरिक है वो मतदाता है। तो जनता द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रीय सभा के सदस्यों का निर्वाचन है वो किया जाता है। राष्ट्रीय सभा के लिए किस तरह की निर्वाचन की प्रणाली को अपनाया जाता है? तो राष्ट्रीय सभा के सदस्यों के निर्वाचन के लिए द्वितीय मत पत्र प्रणाली, सेकंड बैलेट सिस्टम या 2 राउंड वोटिंग सिस्टम, इस निर्वाचन प्रणाली को राष्ट्रीय सभा के सदस्यों के निर्वाचन के लिए अपनाया जाता है। अब ये 2 राउंड वोटिंग सिस्टम या सेकंड बैलेट सिस्टम के माध्यम से राष्ट्रीय सभा के सदस्यों का निर्वाचन किस तरीके से किया जाता है? तो इस पद्धति के अंतर्गत मतदाता है वो 2 बार मतदान कर सकता है। पहली बार जो मतदान होता है उसमें उन सदस्यों को निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है जिनको की पूर्ण बहुमत प्राप्त हो जाता है, यानी जिस निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत मतदान होता है उस निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत जो उम्मीदवार कुल वोटों का जो डाले गए वोट है उनका 50% से ज्यादा अगर मत प्राप्त कर लेता है तो उस उम्मीदवार को उस निर्वाचन क्षेत्र से विजेता घोषित कर दिया जाता है। तो पहले मतदान के अंतर्गत केवल उन्हीं उम्मीदवारों को विजेता घोषित किया जाता है जो कि पूर्ण बहुमत प्राप्त कर लेते हैं। पहले मतदान में जिन सदस्यों को या जिन निर्वाचन क्षेत्रों के अंतर्गत पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं होता उन निर्वाचन क्षेत्रों के अंतर्गत दूसरी बार मतदान करवाया जाता है। लेकिन जब दूसरी बार मतदान करवाया जाता है तो फिर दूसरी बार पूर्ण बहुमत की आवश्यकता नहीं रहती, बल्कि दूसरी बार में उन उम्मीदवारों को विजेता घोषित कर दिया जाता है जो कि सर्वाधिक मत प्राप्त करते हैं, यानी जो सबसे ज्यादा मत प्राप्त करता है दूसरी बार उस उम्मीदवार को वहां से विजेता घोषित कर दिया जाता है। तो पहले राउंड के अंतर्गत तो स्पष्ट बहुमत और दूसरे राउंड की जो वोटिंग है उसमें स्पष्ट बहुमत की बजाय बहुल मत, यानी सबसे ज्यादा मत जिसको मिलते हैं उसको विजेता घोषित किया जाता है। तो दूसरे राउंड में जो मेथड काम करता है इलेक्शन का वो है फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम, जिसको बहुल मत प्रणाली कहा जाता है। लेकिन सेकंड राउंड की जो ये वोटिंग होती है उसमें केवल वही दल भाग ले सकते हैं जिन्होंने पहले मतदान में 10% से ज्यादा मत प्राप्त किए हो। तो वही दल है वो दूसरी राउंड की वोटिंग में भाग ले सकता है। जिन दलों को 10% से कम मत प्राप्त हुआ पहली वोटिंग के अंतर्गत वो दूसरे राउंड की वोटिंग के अंतर्गत भाग है वो नहीं ले सकती। तो
फ्रांस की राष्ट्रीय सभा के लिए जो निर्वाचन का मेथड काम में लिया जाता है वो है सेकंड बैलेट सिस्टम या 2 राउंड वोटिंग सिस्टम। राष्ट्रीय सभा का कार्यकाल, राष्ट्रीय सभा का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है, लेकिन 5 वर्ष से पूर्व भी राष्ट्रपति है वो राष्ट्रीय सभा को भंग कर सकता है। लेकिन राष्ट्रपति राष्ट्रीय सभा को भंग करने से पूर्व फ्रांस के प्रधानमंत्री और फ्रांस की संसद के दोनों सदनों के जो सभापति है उनसे परामर्श लेता है। तो उनके परामर्श के आधार पर ही राष्ट्रीय सभा को राष्ट्रपति भंग करता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और दोनों सदनों के सभापतियों से परामर्श तो लेता है, लेकिन इनकी अनुमति या स्वीकृति है वो जरूरी राष्ट्रपति के लिए नहीं है। 2 प्रतिबंध भी लगाए गए हैं राष्ट्रपति के ऊपर कि इन परिस्थितियों में राष्ट्रपति राष्ट्रीय सभा को भंग नहीं कर सकता। पहला प्रतिबंध यह है कि 1 वर्ष में 2 बार राष्ट्रीय सभा को भंग नहीं किया जा सकता, और दूसरा प्रतिबंध यह है कि आपातकाल जब लागू हो तो आपातकाल के अंतर्गत जब राष्ट्रपति आपातकालीन शक्तियों का इस्तेमाल कर रहा होता है तब भी वो राष्ट्रीय सभा को भंग नहीं कर सकता। तो ये 2 प्रतिबंध है वो राष्ट्रपति के ऊपर राष्ट्रीय सभा को भंग करने को लेकर लगे हुए हैं। राष्ट्रीय सभा का सभापति, राष्ट्रीय सभा का जो सभापति होता है वो राष्ट्रीय सभा के सदस्यों में से ही राष्ट्रीय सभा के सदस्यों द्वारा ही निर्वाचित होता है। राष्ट्रीय सभा के सभापति का जो प्रमुख काम है वो है राष्ट्रीय सभा की बैठकों का संचालन करना, उसका सभापतित्व करना, सदन के अंतर्गत शांति एवं व्यवस्था को बनाए रखना, विधायी प्रक्रिया है जो उसको सुचारू रूप से संचालित करना, ये इसका प्रमुख काम है। इसके अलावा राष्ट्रीय सभा के सभापति के कुछ विशेष कार्य भी है। यह राष्ट्रपति को परामर्श देने का काम भी करता है। कब? जब आपातकाल की घोषणा की जाती है तो उससे पूर्व राष्ट्रपति है वो राष्ट्रीय सभा के सभापति से भी परामर्श लेता है, और राष्ट्रीय सभा को भंग करने से पूर्व भी राष्ट्रीय सभा का सभापति है वो राष्ट्रपति को परामर्श देता है। इसके अलावा संवैधानिक परिषद के जो 9 सदस्य होते हैं उन 9 सदस्यों में से 3 सदस्य है वो राष्ट्रीय सभा के सभापति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। दूसरा जो सदन है फ्रांस की व्यवस्थापिका का वो है सीनेट। इस सदन को उच्च सदन कहा जाता है। सीनेट किसका प्रतिनिधित्व करती है फ्रांस में? तो सीनेट फ्रांस गणतंत्र की जो क्षेत्रीय संस्थाएं हैं, जो लोकल बॉडी है, उनका प्रतिनिधित्व करती है, और इसके अलावा विदेशों में रहने वाले फ्रांसीसी निवासियों को भी सीनेट के अंतर्गत प्रतिनिधित्व है वो दिया गया है। तो सीनेट किसका प्रतिनिधित्व करती है? सीनेट एक तो लोकल बॉडीज का प्रतिनिधित्व करती है फ्रांस में, और दूसरा विदेशों में रहने वाले फ्रांसीसी निवासियों को भी सीनेट में प्रतिनिधित्व दिया गया है। तो उनका प्रतिनिधित्व भी सीनेट के अंतर्गत देखने को मिलता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि फ्रांस में संघात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना नहीं की गई है, बल्कि एकात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना है वो की गई है। लेकिन वहां पर एकात्मक शासन व्यवस्था के साथ साथ विकेंद्रीकृत शासन प्रणाली है वो देखने को मिलती है, क्योंकि एकात्मक शासन व्यवस्था होने के कारण वहां इकाइयों की शक्तियां संविधान के अंतर्गत निर्धारित नहीं की गई है, बल्कि केंद्र सरकार के द्वारा वहां पर कुछ लोकल बॉडीज की स्थापना की गई है, इकाइयों की सरकारों की स्थापना की गई है, और केंद्र सरकार द्वारा ही उन इकाइयों को अपनी तरफ से शक्तियां हैं वो प्रदान की गई है। तो इस तरीके से एकात्मक शासन व्यवस्था होते हुए भी फ्रांस के अंतर्गत विकेंद्रीकृत शासन प्रणाली वो देखने को मिलती है। इसलिए ही वहां पर ये लोकल बॉडीज जो स्थापित की गई है, उन लोकल बॉडीज के सदस्यों का प्रतिनिधित्व है वो सीनेट के अंतर्गत किया जाता है। तो सीनेट किसका प्रतिनिधित्व करती है? एक तो क्षेत्रीय संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करती है फ्रांस में, और दूसरा विदेशों में रहने वाले फ्रांसीसी निवासियों का भी प्रतिनिधित्व सीनेट में किया जाता है।
सीनेट के सदस्यों की संख्या फ्रांस में टोटल 348 है। सदस्यों का निर्वाचन है वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से किया जाता है, जहां राष्ट्रीय सभा के सदस्यों का निर्वाचन है वो प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर होता है। वहीं फ्रांस में सीनेट के सदस्यों का जो निर्वाचन है वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर होता है। लेकिन यह अप्रत्यक्ष निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है, इस निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? तो इस निर्वाचक मंडल के अंतर्गत वहां की जो ये लोकल इंस्टीट्यूशन है, क्षेत्रीय संस्थाएं हैं, उनके जो सदस्य है वो शामिल होते हैं, और प्लस राष्ट्रीय सभा के जो सदस्य है वो इस निर्वाचक मंडल के अंतर्गत शामिल होते हैं, और ये सभी सदस्य मिलकर के सीनेट के लिए सदस्यों का निर्वाचन करते हैं। तो इस लोकल बॉडी में क्षेत्रीय जो पार्षद है, वहां के फ्रांस के विभागों के पार्षद है, महापौर, मेयर, नगर पालिकाओं के पार्षद है, ये शामिल होते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय सभा के जो सदस्य है वो शामिल होते हैं। इन सदस्यों के मतदान के माध्यम से ही सीनेट के सदस्यों का निर्वाचन है वो किया जाता है। अब ये जो 348 सदस्य है सीनेट में, इनमें विभागों के जो सदस्य है उनकी संख्या 326 है, और 10 सदस्य है वो समुद्र पार ये जो राज्य क्षेत्र है जहां फ्रेंच लोगों का निवास है, उन फ्रेंच लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए 10 सदस्यों की संख्या है वो फ्रांस की सीनेट में निर्धारित की गई है। इसके अलावा 12 सदस्य ऐसे सदस्य होते हैं जो कि फ्रांस से बाहर रहने वाले नागरिकों के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। तो फ्रांस से बाहर रहने वाले नागरिकों के जो प्रतिनिधि है उनकी संख्या 12 है, जबकि समुद्र पार ये राज्य क्षेत्र के अंतर्गत फ्रेंच लोगों का जो निवास है उनके जो प्रतिनिधि है उनकी संख्या कितनी है? उनकी संख्या 10 है। इन समुद्र पार ये राज्य क्षेत्रों का सीधा सा मतलब ये कि जहां पर फ्रेंच लोग है वो निवास करते हैं, तो उन फ्रेंच लोगों का प्रतिनिधित्व भी फ्रांस की सीनेट में देखने को मिलता है। जैसे अगर उदाहरण के लिए देखें तो भारत के अंतर्गत भी पुदुचेरी के अंतर्गत व्यापक मात्रा में फ्रांसीसी लोग है वो निवास करते हैं। तो ये जो फ्रांसीसी लोग है उनका प्रतिनिधित्व है वो भी फ्रांस की सीनेट में देखने को मिलता है। इन फ्रांसीसी लोगों को भी वहां सीनेट के सदस्यों के निर्वाचन के लिए मतदान करने की शक्ति है वो प्राप्त है। सीनेट के जो सदस्य होते हैं सीनेटर, उनका इलेक्शन है वो किस प्रणाली के माध्यम से किया जाता है? तो इनका जो इलेक्शन किया जाता है उसमें फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम के साथ में सेकंड जो बैलेट सिस्टम है, 2 राउंड ऑफ वोटिंग है, इन दोनों पद्धतियों को अपनाया जाता है। यानी बहुमत प्रणाली को भी अपनाया जाता है, और ये जो द्वितीय मत पत्र प्रणाली है, सेकंड बैलेट सिस्टम है, उसको भी अपनाया जाता है। इसके अलावा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की जो प्रणाली है उसको भी फ्रांस की सीनेट के सदस्यों के निर्वाचन के लिए अपनाया जाता है। तो इलेक्शन मेथड कौन सा है सीनेट के सदस्यों के लिए? फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम विथ 2 राउंड ऑफ वोटिंग के साथ साथ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को भी वहां पर अपनाया गया है। सीनेट के सदस्यों का जो कार्यकाल है वह 6 वर्ष का होता है, जबकि सीनेट है वो एक स्थायी सदन है जिसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। जहां राष्ट्रपति राष्ट्रीय सभा को भंग कर सकता है, वहीं सीनेट को फ्रांस का राष्ट्रपति है वो भंग नहीं कर सकता, क्योंकि सीनेट है वो स्थायी सदन है। जबकि सीनेट के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष है? सीनेट के सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष है। इनमें से आधे सदस्य है वो प्रति 3 वर्ष बाद में अवकाश ग्रहण कर लेते हैं, और उतने ही नए सदस्यों का निर्वाचन है वो सीनेट के अंतर्गत कर लिया जाता है। सीनेट का सभापति, सीनेट के सभापति का जो कार्यकाल होता है वो 3 साल का होता है। सीनेट के सभापति का निर्वाचन है वो सीनेट के सदस्यों द्वारा ही अपने में से ही किया जाता है। तो उसका जो कार्यकाल है वो कितने साल का होता है? 3 साल का होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 वर्ष बाद में सीनेट के नए सभापति को निर्वाचित कर लिया जाता है। सीनेट के सभापति का मुख्य कार्य क्या है? जैसे राष्ट्रीय सभा के सभापति का कार्य है कि उसकी बैठकों का संचालन करना, सभापतित्व करना,
विधायी प्रक्रिया को सुनिश्चित करना। तो इस तरह की शक्तियां है वो कार्य है वो सीनेट के सभापति के भी है। राष्ट्रपति को भी परामर्श देने का काम जैसे राष्ट्रीय सभा का सभापति करता है, उसी तरीके से सीनेट का सभापति वो भी करता है। जब राष्ट्रीय सभा को भंग करना उससे पूर्व और आपातकाल की घोषणा से पूर्व सीनेट का सभापति भी राष्ट्रपति को परामर्श देता है। राष्ट्रीय सभा के सभापति की समान ही सीनेट का सभापति भी संवैधानिक परिषद में 3 सदस्यों को मनोनीत करता है। एक जो कार्य या शक्ति है वो सीनेट के सभापति की विशिष्ट शक्ति है फ्रांस में, वो ये है कि जब राष्ट्रपति पद की आकस्मिक रिक्ति हो जाती है, यानी जब राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है या राष्ट्रपति पद त्याग कर देता है, त्याग पत्र दे देता है, या अन्य किसी कारण से राष्ट्रपति का पद है वो खाली हो जाता है, तो उस समय सीनेट का जो सभापति है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण करता है। तो यह शक्ति है वो सीनेट के सभापति की राष्ट्रीय सभा के सभापति की तुलना में विशिष्ट शक्ति है। तो इस व्याख्यान के माध्यम से हमने ये समझने का प्रयास किया कि फ्रांस की व्यवस्थापिका का गठन किस तरीके से होता है, उनके सदस्यों का निर्वाचन किस तरीके से होता है, कौन सा इलेक्शन मेथड है वो अपनाया जाता है, और राष्ट्रीय सभा के सभापति और सीनेट के सभापति की शक्तियां है वो किस तरह की है। उम्मीद करता हूं कि यह व्याख्यान आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।